हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन क्यों आया था भारत, और साइमन कमीशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, साइमन कमीशन में क्या क्या प्रोविजंस थे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू टुडेज वीडियो। और साइमन गो बैक का भी नारा लगा था 1927 में। साइमन कमीशन और डायरकी। साइमन कमीशन और द्वैत शासन। डायरकी मतलब होता है द्वैत शासन। कोई भी चीज़ के लिए दो लोगों का शासन अगर होता है तो उसको हम डायरकी बोलते हैं। कुछ एक पद जो रहेंगे वो अंग्रेज़ों के हाथ में थे और कुछ एक पद जो थे वो हिंदुस्तानी नेताओं के हाथ में थे। इसी को हम द्वैत शासन बोलते हैं। इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ब्रिटिश इंडिया adopted a system of diarchy dual government at the provincial level। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत में डायरकी द्वैत शासन अपनाया गया था ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? प्रोविंशियल लेवल यानी कुछ एक इस एरिया को प्रोविंस कहा जाता था। जैसे बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं उनको प्रोविंस कहा जाता था, जैसे मुंबई प्रोविंस हो गई या बंगाल प्रोविंस हो गई। बड़ी बड़ी प्रोविंस के लिए डायरकी सिस्टम लाया गया था। उसमें कुछ एक जो बड़े पद थे वो अंग्रेज़ों के हाथ में थे और जो छोटे पद थे यहाँ के लोकलाइट लोगों के हाथ में थे। 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन लागू किया। अंडर दिस सिस्टम पावर वेयर डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन मिनिस्टर्स। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको बड़े पदों पर और जो उनसे नीचे वाले पद हैं उन पे भारतीय राज्यों के जो गणमान्य लोग थे उनके लिए यह बनाया गया था। डायरकी का अगर हम मतलब देखें तो डायरकी मीन्स ड्यूअल रूल ए सिस्टम वेयर इज पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू अथॉरिटीज़। जो शासन विधान है वो दो लोगों के बीच में बांटा जाएगा, दो शासक द्वारा शासन किया जाएगा। उसमें ब्रिटिश अधिकारी भी होंगे और कुछ एक भारतीय मंत्री भी होंगे। इंट्रोड्यूस बाय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अंडर द GOI 1990। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट के तहत डायरकी द्वैत शासन को अपनाया गया था। इसमें क्या था? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। कुछ एक सब्जेक्ट्स जो थे वो अंग्रेज़ों के हाथ में रहेंगे, जो मजबूत सब्जेक्ट थे, और थोड़े जो लोकल लेवल के सब्जेक्ट्स थे वो जो है वो भारतीयों के हाथ में रहेंगे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वेयर डिवाइडेड। सब्जेक्ट्स का यहाँ मतलब क्या है? सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कोई विषय हो, यानी सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है कि पावर्स या फिर मंत्रालय, जो आज हम मंत्रालय बोलते हैं उसको जो है अंग्रेज जो मेन मंत्रालय थे वो अंग्रेज़ों के हाथ में थे, और जो छोटे कम स्तर के जो मंत्रालय थे वो जो थे भारतीयों के हाथ में थे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स टाइप्स बाय कंट्रोल बाय एग्जांपल्स। जो रिजर्व्ड एंड गवर्नर एंड ब्रिटिश ऑफिशियल लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फाइनेंस एंड लैंड रेवेन्यू, ये था अंग्रेज़ों के हाथ में। जो जहाँ से पैसा उगाया जा सकता था वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के हाथ में थी। गवर्नर अंग्रेज रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेज़ों के हाथ में रहेंगे, पुलिस अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगी, और फाइनेंस पूरा जो वित्तीय प्रबंधन है वो अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगा, और लैंड रेवेन्यू भी अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगा। ये उन्होंने बनाया था। और हमारे हाथ में क्या दे दिया? ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स जो थे वो इंडियन मिनिस्टर के हाथ में थे, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, जिसमें हम उतना उन्नति नहीं कर पाते, हेल्थ, जिसमें लोगों की उतनी उन्नति नहीं थी, एग्रीकल्चर, और लोकल गवर्नेंस में कितना रेवेन्यू बनेगा। भारतीय मंत्रियों के हाथ में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, जिसमें रेवेन्यू कम है। और जो अंग्रेज़ों के हाथ में थे वो क्या क्या थे? पुलिस उनके हाथ में थी, कानून व्यवस्था उनके हाथ में थी, और वित्त विभाग जो था पूरा उनके हाथ में था। तो इसी का विरोध हुआ। द्वैत शासन में प्रॉब्लम क्या थी? द गवर्नमेंट हैड फाइनली अथॉरिटी
रियल पावर रिमेंड विथ ब्रिटिश। उन्होंने बोला, साइमन गोबेक के नारे इसीलिए लगे थे क्योंकि जो द्वैध शासन में जो जितनी भी पावर्स थी, जो मालदार मंत्रालय थे या मालदार जो जितनी भी चीज़ें थी वो ब्रिटिशों के हाथ में ही थी। हमारे जो नेता लोग थे उनके हाथ में उतने पावर्स नहीं थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन सॉरी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच में तालमेल की कमी थी। अब तालमेल की कमी क्यों हुई? क्योंकि ब्रिटिश लोग यहाँ देश चलाने नहीं आए थे, देश को लूटने आए थे। उन्होंने जो भी जितने भी मालदार विभाग थे, मालदार जहाँ से पैसा उगाही किया जा सकता था, वो उनके हाथ में रखे थे। द इंडियन मिनिस्टर हैड नो पावर्स, ओनली लिमिटेड कंट्रोल्स। भारतीय जितने भी मंत्री थे उनके पास वास्तविक शक्ति थी ही नहीं, बस वो नाम के उनको पावर्स दिए गए थे। सिस्टम फेल्ड क्रिएटिंग पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस। यह प्रणाली असफल क्यों रही? क्योंकि भारतीयों में इसको लेकर असंतोष बढ़ गया था। क्योंकि हाथ में अगर जैसे मंत्रालय है या कोई भी विभाग है और पावर नहीं है तो फिर वो कोई काम का नहीं है। डिमांड एंड रिव्यू, पुनर्निरीक्षण की मांग। इंडियन डिमांडेड ए रिव्यू ऑफ द 1919 एक्ट आफ्टर 10 ईयर प्रोमिस्ड। कोई भी अगर नियम बना है तो उसको 10 साल 20 साल में रिन्यू करने की ज़रूरत होती है, समय काल परिस्थिति अनुसार। भारतीय लोग जो थे वो डिमांड कर रहे थे काय के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को फिर से रिवाइज किया जाए। भारतीयों ने 1919 अधिनियम की समीक्षा की मांग की जो 10 वर्षों में की जानी थी पर हुआ नहीं था। साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर भी उसमें कुछ गड़बड़े थी। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन में जो 7 जो मेंबर्स थे, जो कमीशन बना हुआ था उसमें 7 लोग अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। 7 मेंबर जो भी थे वो अंग्रेज थे और उसका जो चेयर कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो जॉन साइमन सर कर रहे थे, हेड बाय जॉन साइमन। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1990 एक्ट एंड सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। घोषणा भारतीय ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की थी। संरचना में सभी ब्रिटिश थे, कोई भी उसमें भारतीय सदस्य नहीं था। सर जॉन साइमन ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1919 अधिनियम की समीक्षा करना, सुधारों की सिफारिश देना। भारतीय रिएक्शन क्या था? भारतीय लोगों का रिएक्शन ये था कि पूरे भारतवर्ष में उसका बायकॉट किया गया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों के लिए कोई काम कर रहा है, भारतीयों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व हो कम से कम। तो उसमें इसीलिए विरोध किया गया क्योंकि 7 लोग अंग्रेज थे। नेशनल वाइड बायकॉट, पूरे भारत स्तर पर उसका बायकॉट किया गया। इंडियन अपोज्ड, इट्स नॉन इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड। पूरे भारत में इसका बहिष्कार किया गया। स्लोगन क्या लगाया गया? साइमन गो बैक 1927। साइमन गो बैक इकोड द वॉर क्राई। वॉर क्राई मतलब होता है नारा। उसमें लगाया गया था साइमन गो बैक का नारा, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स जो थे वो अंग्रेज थे और हम भारतीय लोग उससे अनसेटिस्फाइड थे। उसका रिपरकशन क्या हुआ? लाला लाजपत राय को जेल में बंद कर दिया गया। प्रोटेस्टेड एट लाहौर एंड इंजर्ड इन लाठीचार्ज एंड लाला लाजपत राय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके सर पर लाठी चार्ज कर दी गई थी और उन्होंने ये आखिरी में ये बोला था कि ये अंग्रेज़ों के कॉफिन में आखिरी कील है। अंग्रेजी शासन के लाला लाजपत राय जी का ये स्टेटमेंट था, जो गोलियां मुझे लगी हैं वह ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। और इस कमीशन की सिफारिशें क्या थी? फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन May 1930. It's suggested that abolition of diarchy in province. It's proposed to introduce federal and government in India
सेंट्रल एंड प्रोविंस। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि डायरकी का अबोलिशन हो और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके दो चीज़ें हों, एक केंद्र हो और एक प्रोविंस हो। द रिपोर्ट बिकम बेसिस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। जो साइमन कमीशन है उसकी कुछ एक रिपोर्ट्स जो उसकी फाइंडिंग्स थी वही आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट बना। मुख्य सिफारिशें क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए, यानी कुछ एक पद जो थे वो अंग्रेजों के हाथ में थे और बाकी पद जो थे वो भारतीयों के हाथ में थे। भारत में संघ शासन प्रणाली लागू की जाए। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में अधिकार बांटे जाए। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? साइमन कमीशन वाज टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, लेड to the Round Table Conference 1930 to 1932, eventually to the Government of India Act 1935। कुछ एक चीज़ें जो है, पिछली चीज़ें जो है आगे काम आती हैं, पिछले आंदोलन जो थे वो आज काम आते हैं। ऐसा ही हुआ। साइमन कमीशन का विरोध और साइमन कमीशन की कुछ एक चीज़ जो थी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने रखी और फिर वो आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सम्मिलित की गई। यहाँ समरी अगर हम देखें, साइमन कमीशन किसके नाम पर बना था? सर जॉन साइमन के नाम पर बना था। 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश थे। 1919 में इसके लिए रिव्यू हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है। द्वैध शासन की मांग थी, यानी द्वैध शासन हटाया जाए उसकी मांग थी और यही आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 की नींव बना और इसका की रिफॉर्म्स था द्वैध शासन का अंत, जो डायरकी थी वो उसका अंत हो। कनेक्शन बिटवीन डायरकी एंड साइमन कमीशन, डायरकी हटाना और साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी। 1919 में द्वैध शासन की असफलता के कारण 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। कमीशन ने द्वैध शासन समाप्त करने और प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिशें की थी और इसका निष्कर्ष क्या निकला? द साइमन कमीशन मार्क द फेलियर ऑफ डायरकी एंड द डिमांड फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स। इट पेव्ड ए वे टू फेडरल रिफॉर्म्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which later influenced the Indian Constitution 1935। साइमन कमीशन ने द्वैध शासन की विफलता को उजागर किया और भारतीय स्वशासन, यानी जो भारतीय लोगों का शासन हो, स्व यानी मतलब अपना और शासन मतलब शासन, कार्य करने की विधि और राजकीय कार्य को चलाने का विधान, स्वशासन की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। तो ये रहा आज का टॉपिक, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमें आध्यात्म से जुड़े रहना है। आध्यात्म हमें बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ये सारी वीडियो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे तो अपलोड कर दिए है और इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरी बायो में है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सर जॉन साइमन, हो सकता है साइमन कमीशन का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। जय हिंद।